गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर विल बी फाइन स्टूडेंट्स. टुडे we are going to end the chapter number 4, which is agriculture. So today will be the last topic from this chapter. Okay, so what we are going to study today, we are going to study today about contribution of agriculture to national economy. That will be the first topic that we will study today. Alright बच्चों, आज हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे एग्रीकल्चर से वो क्या होगा, वो ये होगा कि कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो एग्रीकल्चर रहा है उसका हमारे इंडिया की इकोनॉमी में क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्या उसका रोल है और क्या कंट्रीब्यूशन योगदान क्या रहा है उसका. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं बच्चों कि जो हमारा एग्रीकल्चर है इंडिया का, वो आपके हमारे कंट्री का यानी कि लगभग आधे से ज़्यादा जो कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो लोग उसमें शामिल हैं. यानी कि उसमें जो है मतलब आधे से ज़्यादा लोग किससे जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं. तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि अगर इतने लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं तो उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज हमारे इकोनॉमी को हिट करना चाहिए. बट टू बी वेरी सैड ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है बच्चों, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कमी रह गई, कि क्यों हम एग्रीकल्चर सेक्टर से वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं अपने इंडियन इकोनॉमी को जो कि हमें देना चाहिए. चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर. कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी या टू नेशनल इकोनॉमी, क्या फर्क पड़ा है. सबसे पहले बच्चों पहला पॉइंट आप ये जान लीजिए कि 52% ऑफ टोटल वर्क ठीक है इज फ्रॉम फार्मिंग सेक्टर. जितने भी काम हैं इंडिया में, जितने भी वर्क हैं, ठीक है, जॉब से कुछ भी कह लीजिए आप, जो भी काम होते हैं जिससे कि पैसा मिलता हो, उसका 52% केवल एग्रीकल्चर है. यानी आपको इंडिया के हर एक पार्ट में एग्रीकल्चर करते हुए लोग मिल जाएंगे. यानी कि इसका क्या मतलब हो, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. तो एग्रीकल्चर पे जब इतने लोग डिपेंडेंट है, यानी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन केवल कहाँ पे काम करती है, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करती है, फार्मिंग सेक्टर में काम करती है. तो यहाँ पे इंडिया में इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा हेल्प से मिलना चाहिए. लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है और इंडिया में इकोनॉमी में एग्रीकल्चर से बहुत ही कम फायदा होता है. ठीक है, यानी इकोनॉमी में शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है. ठीक है, आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि डिसाइड दिस. ठीक है, इसके बावजूद क्या होता है. ठीक है, डिस्पाइट दिस ठीक है, इंडियन इकोनॉमी doesn't get much share from this sector. बच्चों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जीडीपी में केवल 11 या 12% के आसपास, या बहुत ज़्यादा अगर गया बच्चों 11-12% भी बहुत ज़्यादा है, केवल 7 या 6 या 7% के आसपास आज के टाइम पे लगभग जो है आपका 9 के आसपास है. मैं आपको जो आपके बुक में जो चार्ट दी गई है, जो डाटा दिया गया है वो बता रहा हूँ. आपकी बुक में लगभग 7 पॉइंट समथिंग के पास जीडीपी बताया गया है जो 2015 के आसपास में था. यानी 14-15 के आसपास जो शेयर था इकोनॉमी का वो 7 या 8%. आप सोच लीजिए कि 100 इतने बड़े देश में जहाँ पे 52% से ज़्यादा लोग केवल एग्रीकल्चर में हो, वहाँ से इकोनॉमी को केवल 7% ही फायदा हो पा रहा है, यानी 7% ही रेवेन्यू मिल पा रहा है. तो बच्चों आप समझ सकते हैं किस
तरह से एग्रीकल्चर में हमें इकोनॉमी में से इकोनॉमी को हिट करने में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारे यहाँ खेती होती है बच्चों, वो कॉमर्शियल नहीं होती, ये बहुत कम जगह पे कॉमर्शियल होती है। ठीक है, यहाँ पे खेती केवल और केवल लाइफ को सस्टेन करने के लिए की जाती है। ठीक है, सब्सिस्टेंस खेती का यहाँ पे बोलबाला है हमारे कंट्री में। तो ऐसे में जब केवल अपना पेट भरने के लिए ही खेती की जाएगी तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा हमारे कंट्री को? कौन सा बड़ा मुनाफा मिलने वाला है? इसकी वजह से क्या हुआ, जब डिक्लाइन दिखना शुरू हुआ, जब ये दिखना शुरू हुआ कि बहुत ज़्यादा कमी आ रही है और फ़ायदा नहीं हो रहा है इकोनॉमी को, तो गवर्नमेंट ने कुछ क्या किए, कुछ बच्चों यहाँ पे प्रोग्राम्स चलाए। ठीक है, गवर्नमेंट्स प्रोग्राम टू स्टॉप डिक्लिनेशन इन शेयर टू इकोनॉमी। देखिए बच्चों, इकोनॉमी में कुछ फायदा हो, शेयर ज़्यादा मिले एग्रीकल्चर फील्ड से, ऐसा करने के लिए कुछ स्पेशल काइंड के यहाँ पे क्या चलाए गए बच्चों, प्रोग्राम्स चलाए गए। वो प्रोग्राम्स क्या क्या थे? सबसे पहला प्रोग्राम जो था बच्चों वो था यहाँ पे, देखिए सबसे पहला जो प्रोग्राम थे यहाँ पे, सबसे पहला जो प्रोग्राम था वो था काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्चेस। काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसको बच्चों यहाँ पे क्या बोलते हैं? साथ में यहाँ पे हम बोलेंगे इसार। ठीक है बच्चे, इसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बच्चों हम लोग इसे इसार भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अगला प्रोग्राम क्या चलाया? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खुलवाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे हमारे कंट्री में इकोनॉमी को मदद पहुँचाने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या चीज़ें की गई, तो इसमें से आप बता सकते हैं कि ये पहली संस्था स्टार्ट की गई। दूसरा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ओपन किए गए। ठीक है, यूनिवर्सिटीज ओपन किए गए बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे एक के बाद एक बड़े बड़े कॉलेजेस ओपन किए गए जहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कराई गई एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक चीज़ बताया जाने लगा और इसीलिए काफ़ी कुछ फायदा भी हुआ, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक लोग इससे जुड़ने लग गए धीरे धीरे। ठीक है, इसमें भी लोगों को स्कोप दिखना शुरू हो गया कि हाँ एग्रीकल्चर भी एक अच्छा स्कोप है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर, इंजीनियर या IAS ऑफिसर बन के ही आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि एग्रीकल्चर से जुड़कर भी अपने आप को आप क्या करते हैं, एक योगदान दे सकते हैं अपने कंट्री में। तो ये बताने की कोशिश की गई। उसके बाद आगे बच्चों अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे वेटरनरी सर्विस शुरू की गई। ठीक है, वेटरनरी सर्विस। ये क्या था? वेटरनरी सर्विस क्या बच्चों? ये वो सर्विस है जिससे कि एग्रीकल्चर के बारे में लोगों को बताया गया इधर उधर। ठीक है, घूम घूम कर एग्रीकल्चर के फायदे बताए गए। ठीक है, चारों तरफ मूवमेंट चलाया गया जिससे लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में मालूम हो पाए। उसके बाद बच्चों लास्ट में था हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। क्या किया गया? चौथा काम क्या किया गया? हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया गया, यानी कि जो हमारे फल फूल हैं, पौधे हैं, ठीक है, जो बच्चों उसके अलावा सब्जियाँ हैं, उनमें डेवलपमेंट किया गया, यानी कि उनको क्या किया गया? बढ़ाया गया, उनके क्रॉप्स में बढ़ोतरी की गई। ठीक है, यानी उनके क्रॉप्स को बढ़ाया गया, यानी ये तय कर दिया गया कि ये जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट है, यानी जो हॉर्टिकल्चर है, ये क्या होगा बच्चों? बड़े पैमाने पर आगे बढ़े। ठीक है, इसमें डेवलपमेंट होगा तो लोगों को फायदा मिलेगा, इसीलिए इसमें नए नए तरह के किस्म के अलग अलग स्पीसीज की चीज़ों को उगाया जाने लगे। तो ये चीज़ें थी जो बच्चों डिक्लाइन को रोकने में मदद के लिए आगे आई, बट ऐसा कुछ असर देखने को नहीं मिला। थोड़ा बहुत जो फायदा मिला वो ये था कि जीडीपी में थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिला। बच्चों जीडीपी में ग्रोथ क्या देखने को मिला? देखिए, जब एग्रीकल्चर की जीडीपी की बात करते हैं हम, तो आपकी बुक में जो डेटा दिया गया है मैं वो डेटा आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पे जीडीपी की, तो देखिए जीडीपी की बात करें अगर, तो यहाँ पे आपका 2013-14 की बात करें तो हमारा जो जीडीपी का जो शेयर था एग्रीकल्चर से बच्चों को कितना था? वो आपका 6.6% था। जबकि ये बढ़कर जब ये चीज़ें प्रोग्राम लॉन्च हो गई तो उसके बाद क्या हुआ? 14-15 में जो आपका 2014 और 15 में था बच्चों, वो बढ़कर क्या आपका 7.2 आ गया। जबकि 15-16 में क्या हो गया आपका? ठीक है, 15-16 में 7.6 आ गया।
आज के टाइम पे ये क्या है, ठीक है, आप 21 की बात करें तो ये बच्चों लगभग 9 के आसपास है, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज क्या है 9 के आसपास यहाँ पर पहुँच चुका है जो आपका जीडीपी शेयर है, जो कि बहुत कम है। नहीं, अगर हम पॉपुलेशन को देखें आज के कंपेयर करें तो उससे बहुत कम रेवेन्यू हमको मिल रहा है, शेयर मिल रहा है जीडीपी में, इकोनॉमी में। तो बच्चों ये चीज़ें थी जो हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी था। चलिए अगला हम टॉपिक पढ़ लेते हैं बच्चों, यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा है, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है यानी कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह से एग्रीकल्चर यहाँ से इंडिया से फैली हुई है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में किस तरह से हमारे इंडिया की जो क्रॉप्स हैं, कल्टीवेशन है यहाँ का, वो किस तरह से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, राइट, कैसे। तो यहाँ पे हम इसको समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि जब यूरोपियन अपने इंडिया में आए, ठीक है, जब यूरोपियन यानी कि यूरोप से जब आए, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे पोर्टुगीज हो या फ्रांसीसी, कुछ भी हो, जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ बहुत सारे न्यू पैटर्न लेके आए क्रॉप के, ठीक है। आप जानते हैं डेवलप कंट्रीज में बहुत तेजी से नई नई चीज़ों को उगाया जाता है। अपने यहाँ पहले भी गेहूँ चावल यही सब उगाया जाता था, लेकिन वहाँ के लोग आए तो कुछ नई चीज़ों को क्रॉप लेकर आए। जैसे कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बच्चों अपने साथ आए तो उन्होंने कुछ क्रॉप्स को लेकर आए। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं सबसे पहले कि यूरोपियंस, ठीक है, यूरोपियंस केम टू इंडिया with some new crops and patterns, ठीक है, जिसमें सबसे पहला था बच्चों स्पाइसेस का, ठीक है। स्पाइसेस सबसे पहले क्या हुआ, मसालों का सबसे पहले क्रॉप लेकर आए और मसाले उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगे और ये इस तरह से ग्रो हुए कि मसाले चारों तरफ वर्ल्ड में इंडिया से एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। तो आज भी क्या है, स्पाइसेस जो है इंडिया से बहुत ज़्यादा, वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपोर्टेड क्रॉप्स फ्रॉम इंडिया, यानी कि अगर स्पाइसेस की बात करें, मसालों की बात करें, तो इंडिया से सबसे ही ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाने वाले जो क्रॉप्स हैं उनमें से एक है स्पाइसेस, मसाले, ठीक है। तो मसाले जो है ना बच्चों सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया, कब आए थे, यूरोपियंस लेके आए। उसके अलावा क्या लेके आए बच्चों, उसके अलावा वो लोग क्या लेकर आए, आप जानते हैं इंडिया से बहुत सारी चीज़ें और भी जो है एक्सपोर्ट की जाती हैं, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं, चलिए कॉटन, ठीक है। यूरोपियंस क्या लेकर आए, कॉटन लेकर आए बच्चों, ठीक है, कॉटन। और कॉटन का इस तरह से प्रचलन हो गया इंडिया में कि यहाँ से कॉटन इंडिया में उगाया जाता और ये जाकर ब्रिटेन में जाता था। ब्रिटेन में यहाँ पे बच्चों दो जगह थी, मैनचेस्टर एंड लिवरपूल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन and made मैनचेस्टर, बच्चों एक जगह है मैनचेस्टर, ठीक है, मैनचेस्टर एंड लिवरपूल इट्स बच्चों होता क्या था, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कॉटन जो था इंडिया में उगाया जाने लग गया बहुत ज़्यादा, और कॉटन जब उगाया जाने लग गया तो इसको सीधा ब्रिटेन, सो स्टूडेंट्स इंडिया में इसका कोई यूज़ नहीं था कॉटन का, ठीक है। कॉटन कहाँ उगाया जाता था, इंडिया में,
और इंडिया में उगाने के बाद सीधे इनको ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था। ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करने के बाद वहाँ पे 2 जगह थी, मैनचेस्टर और लिवरपूल, वहाँ पे इनको फैक्ट्री सेटअप कर दी गई और वहाँ पे हब कहलाने लग गया कॉटन, ठीक है। यानी इंडिया में ग्रो करके वहाँ पे जो है बच्चों इंग्लैंड में इसको नाम दे दिया गया कि वहाँ पे ये उसका हब है, ठीक है। अगला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चों वो था इंडिगो, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ऊपर देते हैं बच्चों इंडिगो, ठीक है। इंडिगो की वजह से ही एक बच्चों मूवमेंट आया था इंडिया में, वो क्या था, चंपारण मूवमेंट, याद रखिएगा चंपारण मूवमेंट इंडिगो की वजह से था, चंपारण मूवमेंट, ठीक है। 1917 में चंपारण मूवमेंट जो गांधी जी की द्वारा, यहाँ पे आप देखिए चंपारण मूवमेंट, ठीक है, 1917 में था। क्या हुआ था इसमें, ठीक है, इसमें हुआ क्या था बच्चों, इसमें हुआ ये था कि यहाँ पे जब अंग्रेज अपने साथ आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों इंडिगो, ठीक है, जो एक तरह का बच्चों ये फ्लावर होता है, तो फ्लावर से निकल के कुछ, ठीक है, फैब्रिक निकाले जाते हैं, फैब्रिक कपड़े, उन फैब्रिक से क्लॉथ कपड़े बनाए जाते हैं। तो ऐसे में इंडिगो को फोर्स किया गया इंडियंस को कि आप जो है इंडिगो उगाइए, उगा के ब्रिटेन में हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ कपड़े बनाएंगे। तो इसका हम पे कोई फायदा नहीं था, बट ये एक्सपोर्टेशन शुरू हो गया और इस तरह से शुरू हुआ कि बच्चों यहाँ पे पूरी तरह से इंडिगो इंडिया में बहुत उगाया जाने लग गया और ये एक्सपोर्ट ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में होना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिए ना कि इंडिगो का तीसरा पार्ट था। उसके अलावा बच्चों देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं कि ऐसे आज के टाइम पे इंडिया से बहुत सारी चीज़ें और भी ग्लोबलाइजेशन में यानी कि वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की जाती है। जैसे बच्चों दूसरे क्रॉप्स क्या क्या हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, अदर क्रॉप्स की बात करें, इसको मैं लिस्ट कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अदर क्रॉप्स की बात करें तो अदर क्रॉप्स में आपका क्या क्या आ जाता है। अदर क्रॉप्स में आपका यहाँ पे देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट है कि टी हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से लगातार आपका बच्चों जो है शुगर केन है, या उसके अलावा ऑयल सीड्स हैं, ठीक है। ये सारे ही मेजर एक्सपोर्ट क्रॉप्स हैं जिनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है। इनकी वजह से इंडिया में ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो बच्चों ये था कि कैसे ग्लोबलाइजेशन है। इससे कुछ पॉइंट और भी हैं कि इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन होने की वजह के बावजूद भी, यानी इंडिया से इतना चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया बच्चों कम्पीट नहीं कर पाया, यानी कि उनके साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके मुकाबले नहीं आ पाया। अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर में, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह ये है बच्चों कि आज तक वो ट्रस्ट नहीं मिल पाया इंडिया में, ठीक है, जो सही से कमान संभाल सके। हम एक्सपोर्ट तो करते हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पाते एक्सपोर्ट जिससे हमको इकोनॉमी में फायदा मिले, ठीक है। बस इतना कर लेते हैं कि ठीक ठाक हमको पैसा मिल जाता है, इतना नहीं मिलता कि उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाए। जबकि आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखेंगे तो चाइना वगैरह में या किसी दूसरे कंट्री में, ब्राज़ील वगैरह में, तो वहाँ पे बच्चों एग्रीकल्चर से एक बहुत मोटी कमाई की जाती है जिसका एक सीधा असर किस पे दिखाई पड़ता है, इकोनॉमी पे दिखाई पड़ता है। तो हमारे इंडिया में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं बच्चों जिनकी वजह से आज भी हम इकोनॉमी में पीछे रह गए हैं, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन होने के बावजूद हो या इस तरह से खेती होने के बावजूद हो। इसके पीछे आपका होमवर्क क्या बताएंगे कि वाई, ठीक है, क्यों ऐसा है। होमवर्क क्या है बच्चों कि इंडिया में, ठीक है, वाई इज इंडिया, वाई इंडिया, वाई डिड, वाई कुड इंडिया not compete with developed nation and failed to share much to the economy. ये क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, आपको बताना है, ये एक ऐसे टाइप में आपको लिखना है, इसका आंसर देना है कि भाई ऐसी क्या वजह है कि इंडिया क्यों नहीं कम्पीट कर पा रहा डेवलप्ड कंट्रीज के साथ साथ, वहाँ का एग्रीकल्चर क्यों इतना आगे हो जा रहा है। वहाँ भी लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, बट उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है वहाँ की इकोनॉमी को, हमारे इंडिया में क्यों नहीं मिलता, ऐसी क्या वजह है। जबकि इतने लोग इन्वॉल्व हैं, 52% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, फिर भी ये हाल है, इकोनॉमी इतनी पीछे है, क्यों है बच्चों। उसकी दूसरी वजह ये बताइए
कि क्यों डेवलप जो है, क्यों हम ज़्यादा शेयर नहीं दे पा रहे अपने इकोनॉमी को। तो ये आप बताइए, इसके पीछे की जो भी आपकी वजह होगी आप उसको राइट कीजिएगा, समझिएगा, ठीक है, देखिएगा कि क्या वजह है और क्या हमें सुधार करने चाहिए, क्या रिफॉर्म्स हमें करने चाहिए कि हमें फायदा हो। आपने रिफॉर्म्स भी पीछे पड़ा, उसका भी कोई असर नहीं देखने को मिला। आपने प्रोग्राम्स देखने शुरू किए गए, उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला, ठीक है। लास्ट में आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत लेवल बड़े लेवल पे हो रहा है, बट फिर भी कोई असर नहीं देखने को मिला है एग्रीकल्चर की फील्ड में कि उससे कुछ फायदा मिले। तो ऐसी क्या चीज़ की जाए जिससे कुछ हमको फायदा देखने को वाकई में मिल जाए। भैया आप इसका आंसर आप खुद करिएगा बच्चों। यहाँ पे चैप्टर में फिनिश हो जाता है, ठीक है। यहाँ से कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं समझाने के लिए, जो चीज़ें थी मैंने आपको फिनिश कर दिया। यहाँ से बच्चों ये चैप्टर का फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ज्योग्राफी को फिनिश कर चुके हैं, जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, ठीक है। अब हम लोग बच्चों हिस्ट्री की तरफ मूव आउट करेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। यहाँ के चैप्टर से आप बच्चों क्वेश्चन आंसर खुद से बना लेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बना लेंगे। आपके इस बार MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, तो उन पे मैं आपको MCQs भी बनवा दूंगा आपको, ठीक है। नोट्स बनवाने के साथ साथ MCQs भी डाउनलोड आपके अपलोड करवा दूंगा मैं कैंपस पे, आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन आपका काम है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को बनाते रहें, ताकि आप MCQ में फंसने ना पाएँ अगर कोई भी क्वेश्चन कहाँ से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो बच्चों, दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।